Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic basic principles of wound healing. Before go through this topic, I will discuss about what is the basic definition in healing. Healing is defined as a response of body against an injury in order to restore normal structure and function. हीलिंग को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं ये एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का जो भी किसी भी इंजरी के अगेंस्ट होता है, क्योंकि इंजरी वाले केस में जो भी बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट होता है वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर में या फंक्शन में चेंजेस हो जाते हैं। तो हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी इंजर्ड एरिया होता है वो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिस्टोर कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है। हीलिंग टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग टू प्रोसेस। जो हीलिंग होता है वो बेसिकली दो प्रोसेसेस के थ्रू टेक प्लेस करता है। फर्स्ट प्रोसेस है रीजनरेशन। इट रिजल्ट इन कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल टिश्यू बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ पेरेन्काइमल सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ओरिजिनल टिश्यू होता है उसमें उसकी पेरेन्काइमल सेल में प्लॉरीफरेशन हो जाता है। प्लॉरीफरेशन का मतलब होता है पेरेन्काइमल सेल का साइज़ बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो वापस से कंप्लीट रीस्टोरेशन कर देता है जो भी ओरिजिनल टिश्यू होता है उसका। रिपेयर। इट रिजल्ट इन फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स। रिपेयर कंडीशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे जो सेल्स में पॉलीफरेशन कंडीशन हो जाता है या कनेक्टिव टिश्यू में पॉलीफरेशन कंडीशन हो जाता है, वहाँ पे वो फाइब्रोसिस और स्कारिंग कंडीशन ले आता है ताकि वो जो इंजर्ड एरिया है वो प्रॉपर वे में हील हो सके। रीजनरेशन। पेरेन्काइमल सेल नॉर्मली कंट्रोल देयर सेल साइकिल टू मेंटेन प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। जो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं वो अपना सेल साइकिल कंट्रोल करके रखते हैं ताकि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ या मेंटेन कर पाएँ टिश्यू का। दे इंक्लूड सम ग्रोथ फैक्टर सच एज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एंडोथीलियल, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसमें बेसिकली कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है या फिर एंडोथीलियल या प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न इज़ नोन एज सेल साइकिल। दो जो सेल डिवीज़न के बीच का जो प्रोसेस होता है या पीरियड होता है उसे हम सेल साइकिल बोलते हैं। इसमें कुछ फॉलोइंग फेजेस होती हैं, जैसे कि एम फेज जो होती है वो फेज ऑफ माइटोसिस होती है। G1 फेज का मतलब होता है जब डॉटर सेल एंटर करती है दिस फेज आफ्टर माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस के बाद जब डॉटर सेल एंटर करती है तो उसे हम G1 फेज बोलते हैं। एस फेज में सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए टेक प्लेस इन दिस प्लेस। इसमें जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसका सिंथेसिस होता है। G2 फेज में जब न्यूक्लियर डुप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद जो सेल होती है वो G2 फेज में एंटर करती है। G0 फेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है। एम फेज के बाद जब माइटोसिस प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो रेस्टिंग फेज होता है उसको हम लोग G0 फेज बोलते हैं। बेसिकली 3 टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन है लायबल सेल। दी सेल मल्टीप्लाई कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि पूरी लाइफ में नॉर्मली कंटिन्यूसली क्या होती है, मल्टीप्लाई होती रहती हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो सेल्स होती हैं या यूरिनरी ट्रैक की सेल्स होती हैं या फिर सेल्स ऑफ लिम्फ नोड या एलिमेंट्री ट्रैक या फिर स्प्लीन की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली क्या होती रहती हैं, मल्टीप्लाई होती रहती हैं। स्टेबल सेल्स। द मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी ऑफ दीज सेल्स डिक्रीज आफ्टर adolescence. However, they maintain the capacity to multiply in response to stimuli throughout adult life. इसमें क्या होता है कि जो उनकी मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी होती है वो अडल्ट एज के कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द पेरेन्काइमल सेल ऑफ लिवर या फिर पेनक्रियाज, किडनी और एडनल ग्लैंड्स। परमानेंट सेल। These cells do not have the ability to divide since the time of birth. ये जो ऐसी सेल्स होती हैं
जो डिवाइड नहीं हो पाती, मतलब बर्थ के टाइम पे जितनी सेल डेवलप होती हैं उतनी ही सेल रहती हैं, इसलिए इनको परमानेंट सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, स्केलेटल और कार्डियक मसल। Repair. In this process of repair, the injured tissue is replaced by the fibrous tissue. जो रिपेयर का प्रोसेस होता है उसमें जो इंजर्ड टिश्यू होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है फाइब्रस टिश्यू से। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में कुछ अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे फेज ऑफ इन्फ्लामेशन है। आफ्टर द ट्रामा ब्लड क्लॉट एट द इंजर्ड साइड एंड एक्यूट इन्फ्लामेशन अकर। सबसे पहले कहीं पे भी इंजरी जहाँ पे होती है वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है उस इंजर्ड साइड पे, और एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है, हल्का सा स्वेलिंग हो जाता है और रेडनेस कंडीशन हो जाती है। सेकेंड है फेज ऑफ क्लियरेंस। एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ऑटोलाइटिक एंजाइम क्लियर ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू एंड डेब्रीज। जब प्रॉपर वे में क्लॉटिंग या इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसके बाद फेज ऑफ क्लियरेंस स्टार्ट होता है, जिसमें कि प्रोटोलाइटिक एंजाइम या ऑटोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो भी नेक्रोटिक टिश्यू होता है या फिर जो खराब डेब्रीज होती हैं उसको रिमूव्ड आउट कर देते हैं। फेज ऑफ इन ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एंजियोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस न्यू ब्लड वेसल आर फॉर्म्ड इन द इंजरी साइट। एंजियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जहाँ पे भी इंजर्ड साइड होती है वहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। और फाइब्रोजेनेसिस, द न्यू फाइब्रोब्लास्ट डेवलप फ्रॉम फाइब्रोक्लास्ट। इसमें फाइब्रोब्लास्ट बन जाते हैं फाइब्रोक्लास्ट से। Principle of wound healing in the skin. Healing relies on formation of granulation tissue made up of fibroblast bounded by extracellular matrix, blood vessel and macrophages. जो healing होती है उसमें basically granulation tissue का formation होता है जो कि fibroblast से मिलके बने होते हैं और extracellular मैट्रिक्स, ब्लड वेसल और मैक्रोफेजेस से बॉन्डेड होते हैं। हीलिंग बाय फर्स्ट इनिशिएशन। फर्स्ट इनिशिएशन के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट वन है इनिशियल हीमोरेजेस। आफ्टर इंजरी ब्लड फिल इन द स्पेस बिटवीन द इंसाइज्ड वुंड सरफेस। जब भी हमें इंजरी होती है तो जो पर्टिकुलर वुंड सरफेस होता है जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे ब्लड फिल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है एक्यूट इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स अकर विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंजरी। ब्लड क्लॉट होने के बाद या फिर ब्लड फिल होने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है जो कि इंजरी के विद इन 24 आवर्स होता है। एपिथेलियल चेंजेस, द एपिथेलियम सेल्स सेपरेट द बिलोडर्मल लेयर फ्रॉम द एबव नेक्रोटिक मटेरियल एंड क्लॉट, दस फॉर्मिंग द डिटैचेबल स्कैब। बेसिकली जो एपिथेलियम लेयर होती है वो सेपरेट हो जाती है डर्मल लेयर से, और ऊपर का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वो नेक्रोटिक मटेरियल या फिर क्लॉट बन जाता है जो कि एक डिटैचेबल स्कैब, ब्राउन कलर का स्कैब का फॉर्मेशन कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन, टिल द थर्ड डे ऑफ द वुंड गेट इन्वेडेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। जब थर्ड डे हो जाता है हमारे वुंड को तो वो फाइब्रोब्लास्ट से घिर जाता है, और टिल द फिफ्थ डे न्यूली फॉर्म्ड कोलेजन फाइब्रिल्स अपेयर विच रिमेन ऑफ द फाइनल स्टेप ऑफ हीलिंग। और फिफ्थ डे पे नए कोलेजन फाइब्रिल्स बन जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जो इंजर्ड होता है, और ये हमारा फाइनल स्टेप होता है हीलिंग का। हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। Initial hemorrhages. Blood fill in the wound space and form a dry fibrine clot. जो सेकेंड इंटेंशन होता है वहाँ पे क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जहाँ पे भी वुंड स्पेस होता है वहाँ पे ब्लड भर जाता है और वो ड्राई फाइब्रिन क्लॉट बना देता है। इन्फ्लामेटरी फेज, इन दिस फेज एन इनिशियल एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस मैक्रोफेजेस विच रिमूव डेब्रीज। उसके बाद जो फेज़ ऑफ हमारा इनिशियल फेज़ होता है वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है जो कि मैक्रोफेजेस की वजह से होता है, और ये बेसिकली जो डेब्रीज होती हैं, वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं या वेस्ट जो स्किन होती है उसको रिमूव्ड आउट कर देते हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू, द फाइब्रोब्लास्ट proliferate to a deep red granular or very fragile granulation tissue। जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो बेसिकली डीप रेड ग्रैनुलर और वेरी फ्रेजाइल ग्रैनुलेटेड टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं उस पर्टिकुलर इंजर्ड एरिया में।
फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीलिंग। लोकल फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर वे में हीलिंग नहीं हो पाती है। फर्स्ट वन है लोकल फैक्टर्स। उसमें इन्फेक्शन, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फैक्टर विच कैन एक्ट बाय लोकली एंड डिले हीलिंग। अगर हमें कहीं पे भी इंजरी हुई है और वहाँ पे हमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि जब पर्टिकुलर एरिया इंजर्ड होता है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये जो हीलिंग प्रोसेस है उसको डिले कर देता है। पुअर ब्लड सप्लाई, अगर पर्टिकुलरली इंजर्ड एरिया में प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है या पुअर ब्लड सप्लाई है तो वहाँ पे भी जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें फेशियल इंजरी हुई है तो वो प्रॉपर वे में जल्दी हील होती है क्योंकि वहाँ का जो ब्लड सप्लाई होता है वो रिच होता है, एज़ कम्पेयर टू अगर हमें लेग इंजरी हुई है तो वहाँ वो थोड़ा सा स्लो हील होती है क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है वो पुअर होता है। Foreign bodies, dust, sutures interfere with the healing process and cause intense inflammatory reaction and inflammation. अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इंजरी हुई है तो वहाँ पे अगर डस्ट पार्टिकल्स या सुचर का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली हमारे हीलिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस या फिर इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। मूवमेंट, इट ऑल्सो डिले हीलिंग ऑफ वुंड। अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इंजरी हुई है और वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो उस रीज़न की वजह से भी हीलिंग प्रोसेस प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। एक्सपोजर ऑफ आयनाइजिंग एंड यूवी रेडिएशन, अगर पर्टिकुलर एरिया में इंजरी हुई है और अगर हम बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन या फिर आयनाइजिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो भी वो हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देती है। टाइप, साइज एंड लोकेशन, these factor govern whether healing take place, resolution और organization। और सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि किस पर्टिकुलर टाइप की हमें इंजरी हुई है, किस साइज़ की और किस लोकेशन में इंजरी हुई है, ये सारे फैक्टर्स भी हीलिंग को प्रॉपर वे में डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिस्टमिक फैक्टर, लोकल फैक्टर्स के अलावा कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हीलिंग को डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि एज एक ऐसा फैक्टर है। अगर हमारी ओल्ड एज है और उस एज में हमें इंजरी होती है तो जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है। न्यूट्रिशन, अगर हम प्रॉपर वे में न्यूट्रिशियस डाइट का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो उस प्रोसेस की वजह से भी हमारा जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है। इन्फेक्शन, अगर हमारे बॉडी में अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है और उस वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो भी हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है। हीमोलाइटिक एबनॉर्मलिटी, अगर हमारे ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें सिकल सेल एनीमिया है या फिर हीमोफीलिया कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है क्योंकि हीमोफीलिया कंडीशन में ब्लड क्लॉट प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा तो हीलिंग प्रोसेस भी नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उस केस में अगर स्मॉलर कट भी लगता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है। थैंक यू।